हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सिस्टम को फिनिश किया था, दैट इज द रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम एज वेल एज स्प्लीन। स्प्लीन को भी हमने आपके लिए डिस्कस किया था और एक्सप्लेन करके बताया था, और ये भी एक्सप्लेन किया था कि किस टाइप को आपको एकेडमी के सेशन में डिज़ाइन करके लिखना पड़ता है और किस टाइप का है कम्पिटिटिव में क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ये भी हमने एक्सप्लेन किया था। आज भी आपके लिए एक हम सिस्टम लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का अनदर नाम भी होता है जिसको हम स्क्रेटरी सिस्टम या कि इसी को रिनल सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। सिस्टम में आने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में स्क्रेटरी सिस्टम क्यों कहा जाता है इसको। ठीक है, और स्क्रेशन क्यों हो रही है इसी सिस्टम में, क्योंकि और भी बहुत सारे अपने बॉडी में सिस्टम होते हैं जो कि स्क्रेशन वर्क परफॉर्मेंस करती हैं, लेकिन इसी को स्क्रेटरी सिस्टम क्यों कहा गया है, इस चीज को समझिए। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि थोड़ी सी यहाँ पर ये चीज हम आपको बता दें कि हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन में हम लेक्चर आपके लिए अवेलेबल कराते हैं। ठीक है ना, आपको कैसा लेक्चर लगता है ये चीज हमको आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यह आप इंग्लिश टू इंग्लिश स्टूडेंट हैं तो ये भी आप बताइए, हम आपके लिए ऑल टू ऑल इंग्लिश लेक्चर भी अवेलेबल कराएंगे। क्लियर। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं स्क्रेटरी सिस्टम के बारे में। स्क्रेटरी सिस्टम को आगे परफॉर्म करने से पहले ये बताएंगे आपको कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का दैट मीन्स क्या है कि आप जैसे फूड्स वगैरह इनटेक करते हैं, चाहे आप मिक्स वेजिटेबल्स खाइए या कि आप प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड जिस टाइप का आप डाइट इनटेक कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं बॉडी में जा करके एक डाइजेशन अब्जॉर्प्शन होगा और साथ में एक मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होगी। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होती है और मेटाबॉलिक प्रोसेस हो करके कहीं ना कहीं अपने बॉडी में वो एक एनर्जी देने में वर्क परफॉर्म करेगा, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो करके वहां से कहीं ना कहीं अपने बॉडी में एक इंड प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगा। ठीक है, तो बहुत सारे जितने भी आप डाइट इनटेक करते हैं वो कहीं न कहीं जा कर के अपने बॉडी में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर रहा है, और मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करके एक इंड प्रोडक्ट के रूप में एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के इंड प्रोडक्ट के रूप में कई सारे वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना, क्या करती है, वेस्ट मटेरियल का फॉर्मेशन करती है। और ये वेस्ट मटेरियल क्या होती हैं कि कह सकती हैं, ओके, तो वेस्ट मटेरियल जो फॉर्मेशन हो करके स्क्रेट आउट होने की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज बताया गया है, तीन यहाँ पर हम शब्द आपके लिए अवेलेबल किए हैं कि अगर सॉलिड वेस्ट आपके बॉडी में क्या हुआ है, इंड प्रोडक्ट के रूप में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये जो इंड प्रोडक्ट के रूप में सॉलिड वेस्ट कंप्लीट हुआ है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू स्क्रेट आउट होता है। मतलब जैसे आपने फूड खाया और खाने के बाद आपका कहाँ पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए एनस के ये थ्रू बाहर स्क्रेट आउट होगा। ठीक है, तो जो सॉलिड वेस्ट स्क्रेट आउट हो रहा है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा हो रहा है। ठीक है ना, ये आप समझ के रखिएगा। सॉलिड वेस्ट का मतलब यहाँ पर स्टूल की बात हो रही है। ठीक है, गैसियस वेस्ट का भी स्क्रेशन होता है, तो गैसियस जो वेस्ट का स्क्रेशन हो रहा है तो ये लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, और लिक्विड वेस्ट का जो स्क्रेशन होता है, जैसे यहाँ पर यूरिक एसिड एंड यूरिन, इन दोनों का जो स्क्रेशन हो रहा है दैट इज रीनल सिस्टम या कि स्क्रेटरी सिस्टम से होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो स्क्रेटरी सिस्टम होता है तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे स्ट्रक्चर से मिल करके एक सिस्टम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि टू पेयर किडनी होती है इस ह्यूमन में, टू पेयर किडनी होती है। ठीक है ना, वन यूरेटर होता है और वन यूरेथ्रा होता है और वन यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है ना, और यूरेथ्रा भी जो होता है आइदर मेल और फीमेल, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंट भी पढ़ेंगे। तो इतना स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखिएगा कि रीनल सिस्टम के अंतर्गत या कि यूरिनरी सिस्टम के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर।
तो आज हम जिस टर्म को और जिस कह सकते हैं कि ऑर्गन को डिटेल्स पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज किडनी। ठीक है, किडनी के बारे में जानकारी लेंगे थोड़ी सी यहाँ पर, और हम आपको एक्सप्लेन कर दे एडिशनल नॉलेज के रूप में कि स्क्रेशन क्या होता है। ठीक ना, स्क्रेटरी सिस्टम में स्क्रेशन क्या होता है? तो स्क्रेशन इज अ प्रोसेस, हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि स्क्रेशन एक तरह की प्रोसेस होती है जो कि क्या कर रही है कि अनवांटेड सब्सटेंस इन मेटाबॉलिक वेस्ट आर द एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि जितने भी अनवांटेड मटेरियल होते हैं या कि जो मेटाबॉलिक इंड प्रोडक्ट कंप्लीट हो रहा है उसको बॉडी से इलिमिनेट करना, मतलब बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? स्क्रेशन कहलाता है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल जैसे यहाँ पर बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस इन द टिश्यू ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस। जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है तो CO2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? इन द टिश्यू, टिश्यू के अंदर। तो एक तरह की ये हो गया। एडिशनल में रिड्यूस इन द अनडाइजेस्टेड फूड हैवी मेटल्स ड्रग्स टॉक्सिन सब्सटेंस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया या आल्सो प्रेजेंट इन द बॉडी। ये जितने भी हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपने बॉडी से इलिमिनेट ही हो रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कोई अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा या कि हैवी मेटल्स वगैरह है, ड्रग्स है, टॉक्सिन है, पैथोजेनिक अगर कोई एंट्री हुआ तो वो किल हो करके ही बाहर इलिमिनेट होगा। तो वो कहीं ना कहीं अपने बॉडी से क्या हो रहे हैं? इलिमिनेट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो जो ये बाहर निकल रहे हैं दैट इज ये स्क्रेशन प्रोसेस के थ्रू ही बाहर निकल रहे हैं। क्लियर? all these substance must be removed to keep the body the healthy condition। कहने दिया that means यहाँ पर ये होता है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं अपने बॉडी से अगर रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अनवांटेड मटेरियल के रूप में है, ठीक है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट होने वाले उनको बॉडी से एलिमिनेट करना या कि रिमूव जो हो रहे हैं वो हेल्दी कंडीशन की ओर ही इंडिकेट करेगा। अगर यहाँ पे जितने भी अनवांटेड मटेरियल आपकी बॉडी से अगर एलिमिनेट नहीं होंगे तो बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप जो है तो सीखने की ओर जो है इंडिकेट हो जाएंगे। वेरियस सिस्टम ऑर्गन्स इन द बॉडी आर इन्वॉल्व परफॉर्मिंग द स्क्रेटरी सिस्टम। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन या कि सिस्टम जो होते हैं स्क्रेटरी के लिए परफॉर्म करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि रीनल सिस्टम, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया वही चीज रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे रीनल सिस्टम जो होता है तो स्क्रेट द वाटर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस थ्रू द यूरिन। मतलब यहाँ पर जो स्क्रेटेड वाटर होता है या कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है या कि हार्मफुल जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं ये सभी किसके द्वारा स्क्रेट हो रहे हैं? यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में excrete the food residues in the form of the feces along with the some bacteria and toxic substance है। दैट मीन्स यहाँ पर ये बता रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा भी स्क्रेटरी प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं। जैसे यहाँ पर फीसेस के साथ साथ भी कुछ बैक्टीरिया या कि टॉक्सिक सब्सटेंस ये भी क्या हो रही हैं? इलिमिनेट हो रही हैं। क्लियर? लंग्स की अगर बात करेंगे तो रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर और साथ में CO2 को भी क्या कर रहा है? बाहर एलिमिनेट कर रहा है। स्किन की बात करेंगे तो स्किन से वाटर या कह सकते हैं स्वेट साल्ट्स एंड अदर कुछ वेस्ट जो मटेरियल होते हैं ये भी क्या हो रहे हैं? एलिमिनेट हो रहे हैं स्किन के थ्रू। ठीक है, लीवर भी जो होता है स्क्रेटरी आर्गन के अंतर्गत आता है। इसमें मैनी सब्सटेंस स्क्रेट हो रहे हैं जैसे वाइल्ड पिगमेंट, ठीक ना, हैवी मेटल्स, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा थ्रू द वाइल। इन सभी के थ्रू क्या हो रहे हैं? वाइल के थ्रू ये सभी क्या हो रहे हैं? स्क्रेट आउट हो रहे हैं अपने बॉडी से कहीं ना कहीं। क्लियर? However, renal system or urinary system has the maximum excretory capacity and play at the major role in the homeostasis। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि रीनल सिस्टम और या कह सकते हैं यूरिनरी सिस्टम को ही क्यों स्क्रेटरी सिस्टम कहा गया है। इसलिए क्योंकि ये मैक्सिमम स्क्रेटरी कैपेसिटी जो होता है परफॉर्म करने का काम करता है और इसको जो कंट्रोल होता है या कि जो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है तो वो इन्वॉल्व होता है होम्योस्टेटिस से। ठीक है ना, होम्योस्टेटिस एक बड़ा सा लेक्चर है, इसको भी हम किसी एक सेपरेट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे आपके लिए। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्क्रेटरी सिस्टम या कि यूरिनरी सिस्टम रीनल सिस्टम को ही स्क्रेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं। क्लियर? और भी बहुत सारे आर्गन इन्वॉल्व होते हैं स्क्रेटरी के अंतर्गत, लेकिन
यहाँ पर रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम को ही कहा गया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अपनी कैपेसिटी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। क्लियर? आगे पॉइंट समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट आप किसकी फर्स्ट आर्गन की बात करेंगे, किडनी की, ठीक है ना। इस लेक्चर में हम किडनी को एक्सप्लेन करेंगे, देन इसके बाद अदर जब सेपरेट लेक्चर होगा तो उसमें हम अदर आर्गन को एक्सप्लेन करें। क्लियर? किडनी के सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शनल एनाटॉमी जान लेते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी का दैट मीन्स क्या होता है कि किडनी एक्चुअल में कहाँ पर सिचुएटेड है, क्या शेप है, क्या साइज है, ये पूरा देख लेते हैं, ठीक है। किडनी ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है। कैसी होती है, पेयर, मतलब कि दो आर्गन में होती है, ठीक ना। बीन शेप्ड आर्गन होता है। बीन शेप्ड का मतलब क्या होता है कि जो सेम का बीज होता है उसके जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के जो पोस्टेरियर वॉल होती है वहां पर इसका सिचुएशन होता है। मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस, पूरे एब्डोमिनल कैविटी का जो पोस्टेरियर, पोस्टेरियर का मतलब होता है पीछे की ओर, और एक शब्द और होता है अंटीरियर। अंटीरियर के दैट मीन्स होता है आगे की ओर। तो पोस्टेरियर वॉल में पीछे की ओर सिचुएटेड होती है किडनी की। अगर यहाँ पर और लेवल देखा जाए तो जो थोरेसिक 12 होती है, ठीक ना, स्पाइनल कॉर्ड की जो थोरेसिक 12 नंबर होती है और नंबर जो फर्स्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक ना, ये कि स्पाइनल बोन की, वहां पर इसका लेवल रहता है। लेवल का मतलब क्या होती है कि थोरेसिस 12 से लेकर के नंबर 1 के बीच में ये फैली हुई रहती है। क्लियर? अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं कि जो राइट किडनी होती है लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में स्लाइटली डाउनवर्ड्स होती है। डाउनवर्ड्स का मतलब स्लाइटली छोटी होती है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, लीवर की प्रेजेंसी होती है, लीवर सिचुएटेड होता है, लीवर की पोजीशन होती है। और लेफ्ट किडनी में जो होती है स्प्लीन की पोजीशन होती है। तो स्प्लीन दैट इज द स्मॉल आर्गन होता है, और लीवर दैट इज द लार्ज आर्गन। इसलिए यहाँ पर बताया गया है ये राइट किडनी लेफ्ट किडनी के कंपैरिजन में स्लाइटली डाउनवर्ड्स में लोकेटेड होती है। क्लियर? किडनी एक तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, हमेशा याद रखिए, खोखला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये एक टिश्यू का बना होता है जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल के द्वारा ये सराउंडिंग रहता है। और यहाँ पर एक रीनल वार्डर पाया जाता है। आगे हम स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करेंगे अभी आपको कि यहाँ पर एक मीडियल वार्डर पाया जाता है, ठीक है। और उस मीडियल वार्डर के पास हाइलम प्रेजेंट होता है, और हाइलम से होकर ही बहुत सारी क्या हो रही है, रीनल आर्टरीज, रीनल वेन्स, यूरेटर और नर्व फाइबर, इन सभी की सप्लाई ये की कह सकती है कि यहाँ से ये निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाइलम, जो भी बता रहे हैं कि हाइलम कहाँ पर सिचुएटेड होता है। स्ट्रक्चर से समझिए आप कि ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये रेड पेन से हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये होता है हाइलम। और इसी हाइलम से आप देखिए ये आर्टरी होती है और ये वेन होती है, ठीक है ना। और बहुत सारे नर्व फाइबर की भी सप्लाई हो रही है। क्लियर? अब यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि रेड किडनी में थ्री टाइप्स की जो होती है लेयर के रूप में ये अरेंज होती है, या कह सकते हैं कि किडनी में तीन कंपोनेंट्स पाए जाती हैं। फर्स्ट यहाँ पर होता है रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स होता है, आउटर कॉर्टेक्स भी बोलते हैं इसको। रीनल मेडुला होता है, इनर वाला पार्ट। और रीनल साइनस, ठीक है ना। तीन यहाँ पर जो होती हैं इसके कंपोनेंट्स पाए जाती हैं। इन्हीं को डिटेल्स में समझ लेती हैं, बट डिटेल्स में आने से पहले यहाँ पर थोड़ी सी किडनी का ओवरव्यू देख लेते हैं कि किडनी में एक्चुअल में क्या क्या टर्म प्रेजेंट है। ध्यान समझिए, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है अंटीरियर आगे की ओर, ये होता है हाइलम। और हाइलम के पास ही दो यहाँ पर आर्टरी और वेन्स की सप्लाई है। इसी से लगा हुआ यहाँ पर रीनल पेल्विस होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा बाहर की ओर, ये रीनल कॉर्टेक्स होता है जिसको हम आउटर कॉर्टेक्स कहते हैं। इसी से अटैच हुआ जो होता है रीनल मेडुला भी होता है, ठीक है ना। और रीनल मेडुला के पास ही जो होता है रीनल पेपिला भी पाया जाता है। और रीनल पेपिला के बगल में ही ये जो आपको पिरामिड की तरह दिख रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड से। और रीनल पिरामिड्स के बीच का ये जो आपको ये खाली स्पेस जो नजर आ रहा होगा इसको बोलते हैं रीनल कॉलम, ठीक है ना। और ये जो बाहर की आउटर लेयर प्रेजेंट है ये कनेक्टिव टिश्यू की है, और कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रस कैप्सूल की मिलकर के बनी है, ठीक है।
दो तरीके से इसमें कैलेक्स पाए जाते हैं, एक होता है मेजर कैलेक्स और एक होता है माइनर कैलेक्स है, ठीक है ना। तो माइनर जो कैलेक्स होता है तो ये पिरामिड से अटैच होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और जबकि जो मेजर कैलेक्स होता है तो ये आगे की ओर, जो माइनर कैलेक्स है उसी से आगे की ओर जब माइग्रेट होता है तो उससे अटैच होता है, ठीक है। और ये जो माइनर और मेजर कैलेक्स है, इन्हीं से क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होकर के इसी ट्यूब से होते हुए कहाँ पर आता है, रीनल पेल्विस के पास। रीनल पेल्विस में कलेक्ट होता है और रीनल पेल्विस से कलेक्ट होकर के यूरेटर के थ्रू कहाँ पर पहुंच जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर रहता है। क्लियर। तो इन चीज को समझ लीजिए कि रीनल जो कॉर्टेक्स होता है, किडनी की ये आउटर लेयर होती है, ठीक है, मतलब आउटर पार्ट होता है जो कि रीनल कार्पल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। इसकी अपीयरेंस की अगर बात करेंगे तो ये डार्क या कि ग्रेनुलर होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, डार्क या कि ग्रेनुलर के रूप में रहेगा। रीनल मेडुला यह किडनी का इनर स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्यूबुलर सिस्टम में प्रेजेंट होता है, और यह ट्यूबुलर सिस्टम पिरामिड्स फॉर्म में अरेंज होता है। कैसा होता है, पिरामिड्स फॉर्म में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा आपको पिरामिड फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है ना। और ये मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं इसी को, जो पिरामिड्स फॉर्म में ये अरेंज होता है तो इसी को हम मेडुलरी पिरामिड्स भी कहते हैं। क्लियर। प्रत्येक किडनी में लगभग कह सकते हैं कि 8 से लेकर के 18 पिरामिड्स होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है, पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट पिरामिड्स इन द किडनी, ठीक ना। मतलब प्रत्येक किडनी में कितने पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो 8 से 18 इतना याद रखिएगा। इन्हीं पिरामिड्स को हम मेडुलरी पिरामिड्स भी कहते हैं या कि मेल्फिजियन पिरामिड्स भी कहते हैं। ये अनादर नाम भी आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। जो कि ये कहाँ से हो रहे हैं, माइनर कैलेक्स के द्वारा ये फॉर्मेशन हो रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये पूरे क्या होते हैं, ये पिरामिड्स होती हैं, ठीक है ना। ये जो आपको नजर आ रही हैं ये पिरामिड्स है, और पिरामिड्स होती है माइनर कैलेक्स से होकर ही फॉर्मेशन होंगे। क्लियर। आगे समझिए, रीनल साइनस जो होता है तो ये अपर एक्सपेंडेड पार्ट होता है अब द यूटरस है, कॉल्ड द रीनल कैलेक्स। मतलब कि जो रीनल पेल्विस है, ठीक ना, जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। ये पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये तो इसी को रीनल साइनस या कि रीनल पेल्विस कहा जाता है। और ये आउटर पार्ट होता है किसका, यूरेटर का, ठीक ना। यहाँ तक मतलब कि फैला हुआ था। सब डिवीजन ऑफ द पेल्विस की बात करेंगे तो 2 to 4 मेजर कैलेक्स होते हैं और 8 जो होते हैं माइनर कैलेक्स होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, पूछ देगा कि पेल्विस, रीनल पेल्विस का कितने डिवीजन में डिवाइड होता है, तो 2 डिवीजन में, एक होता है मेजर कैलेक्स के रूप में और एक होता है माइनर कैलेक्स के रूप में। लेकिन जो मेजर कैलेक्स के रूप में प्रेजेंट है तो ये 2 to 3 होते हैं, ठीक है। और जो माइनर होते हैं वो लगभग 8 होते हैं। क्लियर। रीनल साइनस में फॉलोइंग टाइप्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। पहला बता रहा है कि अपर पार्ट ऑफ द यूटेरस, ये सॉरी यूरेटर, जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, ठीक ना। ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस, जो अपर पार्ट होता है किसका, यूरेटर का। रीनल आर्टरीज और रीनल वेन की ब्रांचेस होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और मेजर कैलेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक ना। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देगा कि रीनल साइनस में कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं या कितने टाइप्स के स्ट्रक्चर से मिल करके बना होता है। तो अपर पार्ट ऑफ द यूरेटस, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू और मेजर कैलेक्स, ये सभी से मिलकर के रीनल साइनस का फॉर्मेशन होता है या कि स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर। किडनी के फंक्शन की अगर हम बात करेंगे तो किडनी का फंक्शन इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंस फंक्शन होती है, ठीक ना। रोल इन द होम्योस्टेटिस है, ठीक ना, ये की पॉइंट है, इनको डिटेल्स अभी देखेंगे। कि फर्स्ट यहाँ पर बता रहा है कि होम्योस्टेटिस परफॉर्म करता है। सेकंड, होम्यो हीमोपोएटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक ना। हार्मोनल फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। 5 मेजर इसके फंक्शन होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। क्लियर। ओके। फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पर हम ये देखेंगे कि रोल इन द होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब समझिए पहले, ठीक ना। ये टर्म बार बार आपके माइंड में जनरेट हो रहा होगा कि होम्योस्टेटिस, बार बार सर बोल रहे हैं, ये होता क्या है एक्चुअल में। अगर हम होम्योस्टेटिस की बात करेंगे तो अपने बॉडी में क्या होती हैं, बहुत सारे ऐसे
एक्टिविटी जो चलती रहती हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा कि अपने बॉडी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी चलती रहती है और इसको कांस्टेंट रेंज में, ठीक है, कह सकती हैं कि एक आप कांस्टेंट रेंज में मेंटेन करना या कि मेंटेन करके रखना ही क्या कहलाता है, होम्योस्टेटिस कहलाता है। मतलब जैसे अपने बॉडी में ब्लड का पीएच अगर 7.34 से लेकर 7.45 है, तो इन दोनों के बीच में अगर 0.1 पीएच का भी अगर वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो एसिडोसिस या कि एल्कलाइलोसिस की ओर वो इंडिकेट करने लगेगा, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उस कांस्टेंट रेंज को मेंटेन करने के लिए जो शब्द यूज किया जा रहा है, जो यहाँ पर आर्गन यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं होम्योस्टेटिस। द प्राइमरी फंक्शन जो किडनी का होता है वो होम्योस्टेटिस ही होता है, ठीक है ना। जिसमें फर्स्ट बता रहा है कि एक्सक्रेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट का कैसे एक्सक्रेशन हो रहा है, किडनी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रेट करती है, जैसे यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, इन सभी के क्या कर रही है, बाहर इलिमिनेट कर रही है और साथ में यूरिन भी बाहर निकलता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस का कैसे मेंटेनेंस कर रही है कि किडनी हमारे बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करती है, ठीक है ना। कैसे, वाटर की कमी होने पर किडनी यूरिन में वेस्ट वाटर एक्सक्रेशन को कम कर देती है और इसके जो एक्सेस वाटर होता है तो किडनी होने पर किडनी यूरिन में वाटर को एक्सक्रेशन में बढ़ा देती है, ठीक है। मतलब इसके लिए कहीं ना कहीं एक हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको अलग हम सेपरेट करके बताएंगे, ठीक है ना। बट इतना याद रखिएगा कि वाटर बैलेंस को भी क्या कर रही है, किडनी मेंटेन करने का काम कर रही है, ठीक है। बैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन करती है किडनी, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि मेंटेन ऑफ द पीएच, पीएच को भी मेंटेन करती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, और जो कि हमारे बॉडी में एसिडोसिस या कि बोल रहा है कि बॉडी में पीएच कम होना, ठीक है, या कि किडनी यूरिक एसिड में एक्सक्रीट करके बॉडी में पीएच को रेगुलेट करती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म में जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो हमारे बॉडी में पीएच लेवल को अगर कम करती है, ठीक है, पीएच लेवल को अगर कम करती है तो वो एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी, या कि पीएच लेवल को अगर इंक्रीज करेगी तो वो एल्कलाइलोसिस की कंडीशन हो जाएगी। तो इन सभी को भी मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोपोएटिक फंक्शन। हीमोपोएटिक फंक्शन कैसे हो रहा है कि किडनी इरिथ्रोपोएटिक हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। किडनी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, इरिथ्रोपोएटिक हार्मोन से, जो कि इरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। मतलब कि किडनी में अगर इरिथ्रोपोएटिक हार्मोन्स का फॉर्मेशन ना हो, सीक्रेट ना हो, तो जो इरिथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसी जो बन रही है, आरबीसी सेल्स, वो बनने लायक नहीं रही, क्यों, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है हार्मोन से, जिसको बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिक हार्मोन्स हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि हीमोपोएटिक फंक्शन भी किडनी परफॉर्म करती है, क्लियर। इसके साथ किडनी में जो थ्रोम्बोपोएटिक हार्मोन्स होता है वो भी सीक्रेट होता है, जो कि थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट को संथेसिस करने में, ये संथेसिस को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इरिथ्रोपोएटिक हार्मोन्स इरिथ्रोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थ्रोम्बोपोएटिक हार्मोन्स थ्रोम्बोसाइट दैट इज प्लेटलेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इस तरह के ये हीमोपोएटिक फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। इंडोक्राइन या कि हार्मोनल फंक्शन भी होता है, किडनी में कुछ मात्रा में हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं, जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि इरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन, रेनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन ये सभी हार्मोन जो होते हैं सीक्रेट होते हैं, जो कि इंडोक्राइन या कि हार्मोनल भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्लियर। तो याद रखिए, कभी कभार पूछ देता है, ठीक है, कि किडनी में कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होती हैं, तो इरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन, रेनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, क्लियर। आगे समझिए फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का भी बॉडी में रेगुलेशन होता है, तो वो उसके लिए किडनी भी रिस्पॉन्सिबल होती है। किडनी में वाटर बैलेंस बनाए रखती है, ठीक है, जिससे एक्स्ट्रा सेलुलर जो
फ्लूइड है, ठीक ना। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वैल्यू नॉर्मल रेंज में मेंटेन रहता है, जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। मतलब कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जिसको क्या बोलते हैं, ईसीएफ है, ठीक है ना। ईसीएफ जो फ्लूइड होता है उसके वॉल्यूम को मेंटेन करती है, और मेंटेन करके ब्लड प्रेशर को भी वो नॉर्मल रेगुलेट करके रखती है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल को भी रेगुलेशन हो रहा है किडनी में। किडनी विटामिन डी का सिंथेसिस करती है, और विटामिन डी ब्लड में कैल्शियम के नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। कैसे करती है, एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है, ये यहाँ पर एक्टिवेट होता है, ठीक है ना। मतलब जब ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन हो रहा है, तो इसको याद रखिएगा, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरॉल, ये हार्मोन्स का नाम है, ठीक है ना। 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफिरॉल, ये हार्मोन्स का जब एक्टिवेशन होता है तभी जा करके विटामिन डी सिंथेसिस होता है, और विटामिन डी सिंथेसिस होकर के ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये इसके 5 फंक्शन थे जो हम आपके लिए एक्सप्लेन किए। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। यहाँ पर किडनी फिनिश होता है, यूरिनरी सिस्टम पढ़ा रहे हैं। अब रिमेनिंग जो इसी के जो ऑर्गन बचेंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके हमको बताइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। ओके, थैंक यू सो मच।